प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले 4 लेसन्स वो पढ़े थे स्थिर वैद्युतिकी के। और स्थिर वैद्युतिकी जो यूनिट है उसके अंदर हम आवेश की स्थिर अवस्था में उत्पन्न जो भी प्रभाव हैं, चाहे वो विद्युत क्षेत्र के हैं या विद्युत बल का है, विद्युत विभव या ऊर्जा वगैरह, जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड हैं। अब इसी की दूसरी शाखा यानी वैद्युतिकी की 2 शाखाएं, एक स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी धारा वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड धारा वैद्युतिकी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या एक तरह से गतिमान वैद्युतिकी कह सकते हो, जिसके अंदर आवेश गति करता है। पिछले 4 लेसन्स के अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भाई आवेश क्या होता है और क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है, कैसे फील्ड जनरेट करता है, और ये भी पढ़ा कि आवेश अगर गति करेगा तो किस टाइप से करेगा, किसकी वजह से करेगा, क्यों करेगा, किस दिशा में करेगा। वो सारा कुछ पढ़ने के बाद में कंसेप्ट आता है विद्युत धारा का। यानी जैसे 10th क्लास के अंदर बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो आवेश हमने पूरा पढ़ लिया तो हम आवेश के प्रवाह की दर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हल्का फुल्का पहले जो हैं टॉपिक जो अपना है अपवहन वेग, उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स बताता हूँ कि एक तो धारा प्रवाह के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है चालक पदार्थ। चालक पदार्थ कौन से होते हैं? चालक वो होते हैं जिनके अंदर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक हो। कितनी? 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। इतने ज़्यादा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चालक के अंदर गति कर सकते हैं, और अगर नेट आवेश प्रवाह होता है तो उस केस में धारा का अस्तित्व होगा। अब इनिशियली यानी प्रारंभिक तौर पर हम अगर ये माने कि जो चालक हैं उस पर हमने कोई विभवांतर आरोपित नहीं कर रखा है। ये मान लो कोई चालक तार है, तांबे का हो सकता है, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, किसी भी धातु का मान लो कि तार है, और धातुएं सारी की सारी चालक होती हैं जिनके अंदर मुक्त आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन के रूप में बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण यादृच्छिक अनियमित गति करते हैं, रैंडम मोशन। यादृच्छिक से मीनिंग क्या होगा कि उनकी गति की जो दिशा है वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई क्षेत्र आरोपित नहीं किया है, कोई फील्ड जो है इस पर अप्लाई नहीं किया है। तो उस केस में मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में गति कर रहा है, या एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है या यूं गति कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में गति के लिए स्वतंत्र है। और ध्यान रखें कि हम चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति की तुलना गैसीय अणुओं से कर सकते हैं। 11th क्लास के अंदर एक टॉपिक आता है अणुगति सिद्धांत, उसके अंदर हम वहाँ पे इस टाइप से ही अवधारणा लेते हैं कि किसी भी पात्र के अंदर अगर गैस भरी हुई है तो उस गैस के अणु हर संभव दिशा में हर संभव वेग से गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी गति के लिए स्वतंत्र हैं, और जब तक आप विभवांतर आरोपित नहीं कर रहे हैं तब तक इन इलेक्ट्रॉनों को तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 केल्विन ताप को देखेंगे तब तो वहाँ पे कोई गति नहीं होती है। 0 केल्विन ताप, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य कहलाता है, एब्सोल्यूट 0। तो उस पर तो गतिज ऊर्जा 0 होगी, लेकिन ग्रेटर देन 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तापीय ऊर्जा के कारण मिलेगी। और इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3/2 kT अणु से तुलना कर रहे हैं, इसलिए 3/2 kT जो है ये एक तरह से माध्य आणविक गतिज ऊर्जा होती है कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहलाता है। और अगर इसको हम
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में देखते हैं तो इक्वल हाफ mv²। यहाँ जो कांस्टेंट्स हैं वो प्री डिफाइंड है कि k जो होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। T परम ताप पैमाने में ताप है केल्विन के अंदर जो हम लेते हैं 300 केल्विन रूम टेम्परेचर। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 10⁻31 kg। इन सबको पुटअप करेंगे तो जो v की वैल्यू है वो हमें मिलती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इसको हम बोलेंगे तापीय चाल, तापीय चाल यानी इलेक्ट्रॉन की तापीय चाल। तो जब तक विभवांतर आरोपित नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर पर सेकेंड की तापीय चाल से यादृच्छिक अनियमित गति करते हैं। और यादृच्छिक अनियमित गति करते हैं तो इनका जो औसत वेग होगा वो 0 प्राप्त होगा। तो नेट आवेश प्रवाह नहीं होगा और नेट आवेश प्रवाह नहीं होने के कारण इस समय इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, यानी कोई धारा का अस्तित्व नहीं होगा। अब अगर हम ये देखें कि हमने चालक पर कोई विभवांतर आरोपित किया है, मान लें कि इसको एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये इसका नेगेटिव ये इसका पॉजिटिव। बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, विद्युत क्षेत्र E, जिसकी जो दिशा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल डायरेक्शन। अब इसके अंदर जो मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन के रूप में है चालक में, उन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल काम करेगा और वो विद्युत बल क्या होगा, Fe = -EE वेक्टर। कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वहीं से ये आया है Fe = -EE वेक्टर। और इस विद्युत बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित गति करते हैं और त्वरण A उत्पन्न होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं MA वेक्टर, देन A वेक्टर E वेक्टर बाई M। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो भी एक तरह से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करते हैं। और अगर हम E को समान रखते हैं तो त्वरण एक समान होगा। क्लियर? और ध्यान रखना है कि इस केस में त्वरण एक समान है, हम गति की समीकरण अप्लाई कर सकते हैं, एक समान त्वरित गति कहलाएगी। और इस समय इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा, औसत वेग, उसी को हम अपवहन वेग कहेंगे या अपवहन चाल कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, अपवहन वेग का कंसेप्ट कहाँ से आता है। यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित दिशा में प्राप्त वेग। हालांकि ध्यान रहे कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो आपस में टक्कर भी करते हैं, और टक्कर करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे सिंपल तौर पर भले मान लें कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, बट जब टक्कर करते हैं तो उस केस में उनके टक्कर के बाद दिशा जो है बदल जाती है। दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन सरल रेखीय गति करता है, लेकिन अगली टक्कर यानी अगली दो क्रमागत टक्करें होंगी उनमें भी सरल रेखीय होगा, लेकिन पहली क्रमागत और दूसरी क्रमागत टक्करों के बीच जो पथ बन रहे हैं वो पथ अलग अलग होंगे। यानी एक क्रमागत दो के क्रम में अगर हम देख रहे हैं तो उस केस में ऐसा नहीं है कि जैसे ये मान लो कि यहाँ से यहाँ एक टक्कर हुई तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पहुँचा, लेकिन यहाँ से पहुँचने के बाद सीधा नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से टकराने के बाद में हो सकता है कि इधर आ जाएगा, हो सकता है इधर आ जाए। और ये स्थिति जो है
ये चाहे विभवांतर आरोपित किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, दोनों ही स्थितियों में होती है, लेकिन पथ भिन्न होते हैं। भिन्न इस वजह से होते हैं क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, विद्युत बल काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत जितनी दूरी तय होती है उस दूरी को हम बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या बोलते हैं? माध्य मुक्त पथ, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं, और लैम्डा 10 एंगस्ट्रॉम होता है, माध्य मुक्त पथ। सेम इसी को टाइम इंटरवल के रूप में देखें अगर, कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में कितना समय लगेगा, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय को हम श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल, और ये 10-14 सेकेंड होता है श्रांति काल। टाउ से लिखते हैं हम। तो ये जो माध्य मुक्त पथ है या श्रांति काल है, ये दोनों ही स्थितियों में परिभाषित हो सकते हैं कि जब विभवांतर आरोपित है या नहीं है। डिपेंड करता है कि गति जो है वो किस टाइप से हो रही है। गति ध्यान रखना है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच में तो सरल रेखीय ही होगी, लेकिन अलग अलग टक्करों के बीच में जो गति है वो सरल रेखीय नहीं होगी। अब हम जो है केवल अपवहन वेग का टॉपिक समझते हैं। तो अपवहन वेग परिभाषा जो है बहुत क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अपवहन वेग क्या है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत बल के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन को निश्चित दिशा में वेग प्राप्त होता है, उसी वेग को हम अपवहन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे डिराइव करें? तो फॉर्मूले के रूप में डिराइव करने के लिए हमारे पास में यहाँ त्वरण है ए वेक्टर ई वेक्टर बाई एम। अगर विद्युत क्षेत्र समान है, एक समान है, तो त्वरण नियत रहेगा, और नियत त्वरण है तो हम गति की समीकरण काम में ले सकते हैं। तो जो गति की पहली समीकरण है वो हमारी होती है v = u + at। ये मैं समीकरण पहले इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम इसमें से जो अवयव हैं उनको डिफाइन कर सकें कि v कौन है, u कौन है, या t इस केस में कौन होगा। वैसे आपको जो है पहले से पता है कि v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, एंड t ट्रेवल टाइम के कितने समय तक गति हुई वो समय है t। बट यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इस केस में हम इनको जो है कैसे डिफाइन करेंगे कि जो u हैं वो वेग तब हैं जब विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है, और अगर विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है तो u का एवरेज 0 होगा, क्योंकि जब तक विभवांतर आरोपित नहीं होता है इलेक्ट्रॉनों की गति यादृच्छिक होती है, और यादृच्छिक होने के कारण एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, दूसरा राइट साइड में मूव कर रहा है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए जब तक विभवांतर आरोपित नहीं है प्रारंभिक वेग 0। सेकंड, जो v है उसका एवरेज vd कहलाएगा, अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी विभवांतर आरोपित करने के बाद मोशन तो जिगजैग होगी, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच में सरल रेखा होगी, लेकिन अगर अलग अलग टक्करों के बीच में देखोगे तो वहाँ पे जिगजैग ही होगा। तो वहाँ पर हम जब औसत देखेंगे तो उस औसत को हम बोलेंगे अपवहन वेग। और तीसरा टाइम हम लेंगे यहाँ पे श्रांति काल, रेस्ट पीरियड। श्रांति काल दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय। तो अगर हम इसका औसत ले लेते हैं तो v एवरेज इक्वल टू u एवरेज प्लस a t एवरेज। एक एवरेज नहीं होगा बिकॉज a जो है वो समान है, एक समान त्वरण। और गति की समीकरणें अगर 11th में थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो गति की समीकरणें हम तभी अप्लाई करते हैं जब एक समान त्वरित गति हो।
अगर त्वरण समान नहीं हो तो गति के समीकरणों का वहाँ पे कोई यूज नहीं है। और आपको एग्जाम्पल भी देते होंगे, जैसे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर त्वरण जो है वो डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर हम HSM के अंदर भी हम गति के समीकरण लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि HSM के अंदर त्वरण की जो दिशा है वो बदलती रहती है। चलो यहाँ औसत लेंगे, तो ये औसत तो हो गया VD, वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं। ये है 0, A जो है वो है E/m और T का एवरेज टाउ। इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया VD वेक्टर इक्वल टू -E। इस वेक्टर को मैं बाद में लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ कांस्टेंट को m इंटू E वेक्टर। बहुत इजी फॉर्मूला, इजी कंसेप्ट, E टॉर्क बाई m इंटू E। अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखते हो तो माइनस को हटा लीजिए, क्योंकि माइनस केवल क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन यहाँ पे जो VD है वो अपोजिट ऑफ E होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अगर चालक की लंबाई L हो और उस पर विभवांतर हमने V आरोपित किया हो, तो हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V/L की फॉर्म में। तो उस केस में हमारे पास में VD जो है वो मिल जाएगा E टॉर्क बाई m V/L। यहां से VD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। विद्युत क्षेत्र जितना प्रबल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग उतना ही ज्यादा होगा। यहां से VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। विभवांतर जितना ज्यादा होगा उतना ही अपवहन वेग बढ़ेगा, क्योंकि विभवांतर बढ़ने का मतलब ही विद्युत क्षेत्र का बढ़ना है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, लंबाई। VD जो है अपवहन वेग, ये लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, चालक तार चाहे छोटा है या लंबा है, उससे अपवहन वेग का कोई लेना देना नहीं है। यानी अपवहन वेग लंबाई से प्रभावित नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। एक जो है हम ताप की निर्भरता देख सकते हैं। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप से श्रांति काल पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? कि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की तापीय ऊर्जा बढ़ेगी, तापीय ऊर्जा बढ़ेगी तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी इट मीन्स वो बहुत जल्दी टकराएंगे, और जल्दी टकराएंगे तो श्रांति काल घट जाएगा। इट मीन्स ताप बढ़ाने से श्रांति काल घटता है तो VD भी घटेगा, अपवहन वेग में कमी आएगी। तो ताप बढ़ाने पर अपवहन वेग घटता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो अपवहन वेग किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, वो हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ अगर एक ही ताप पर देखा जाए तो E टॉर्क बाई m जो है ये एक कांस्टेंट है, E टॉर्क बाई m। और E टॉर्क बाई m को हम एक नया नाम देते हैं जो कहलाती है गतिशीलता, मोबिलिटी। कोई आवेश या कोई आयन कितना मोबाइल है, कितना गतिशील हैं, वो हम गतिशीलता से शो कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यानी अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा अपवहन वेग उतना ही अधिक होगा। तो उसी को तो हम मोबाइल बोलेंगे, यानी गतिशील बोलेंगे। और यहाँ हमारे पास में कांस्टेंट जो है वो म्यू के रूप में आता है, म्यू को ही हम कहेंगे गतिशीलता। और अगर यहाँ से देखोगे तो यही कांस्टेंट हमें मिलता है E टॉर्क बाई m से। तो गतिशीलता को हम अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से परिभाषित कर सकते हैं, अनुपात से। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई आवेश या आयन जिस वेग से गतिशील होगा या विद्युत क्षेत्र के अनुसार उसका वेग जो है बढ़ेगा या घटेगा, उसको हम गतिशीलता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ एक निर्भरता जो है वो तो द्रव्यमान पर सीधी सीधी दिख रही है। द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश जितना भारी होगा उतनी ही उसकी गतिशीलता कम होगी। जैसे प्रोटॉन की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होती है, ज़्यादा गतिशील इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा, श्रांति काल यहाँ पर भी आ रहा है। श्रांति काल ताप बढ़ाने से घटता है, तो ताप बढ़ाने से गतिशीलता भी घटेगी। और इसका हम मात्रक लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड अपवहन वेग का अपॉन वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का। तो आपको मात्रक मिलता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। ध्यान रहे, गतिशीलता एक धनात्मक और अदिश राशि है। अपवहन वेग सदिश राशि है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के लिए ई के विपरीत दिशा में होती है। तो इस टाइप से आज के टॉपिक को हमने जो है शुरुआत किया है। हालांकि विद्युत धारा इसके बाद में टॉपिक आएगा। तो अभी हमने जो है यानी इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है, किस वेग से गति करता है, उसकी गतिशीलता, ये सारे हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत धारा का टॉपिक लेंगे। ओके।